क्योंकि बच्चे आजकल क्या करते हैं, 5,000 में उनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है, वहाँ I से know, लेके वो yes. सबमिट कर देते हैं, खत्म बात। और इसीलिए ये इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा होगा कि यहाँ पे 80% प्रैक्टिकल होगा, 20% जो है वो थेरेटिकल रहेगा। 12th का बच्चा है तो आज का 12th का बच्चा क्या सोचता है कि हाँ मैंने आज 12th करी, इसके बाद मेरा करियर कहाँ, पहला सवाल होता है कि पैकेज कितना मिलेगा। अभी तो एमएनसीज ने ये भी किया है कि डिग्रीज की कोई ज़रूरत नहीं है, वी नीड अ स्किल पर्सन्स टू डू आवर वर्क, वो चीज़ भी अभी हो रही है। मतलब मेजर एम्फेसिस अपना स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए Correct. मोर देन द। अब कई क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि एआई खुद से खुद को ठीक करेगा, लेकिन वो इनोवेट नहीं कर पाएगा। जो ह्यूमन ब्रेन लगेगा। कौन से इनोवेशंस करने हैं, क्या करना है, जो इनोवेशंस का जो पावर है वो ह्यूमन ही होल्ड करता है रादर देन एनी अदर स्पीसीज। जो बच्चे ऑलरेडी प्लेस्ड है, मतलब जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, अभी एग्जिस्टिंग जॉब्स है उनके पास में, ऐसा जो क्राउड है उनको कितना टाइम टू टाइम अपने को चेंज करना पड़ेगा। जो अपग्रेड कर रहे हैं उनकी सैलरीज भी 30 लाख 50 लाख पर एनम है, 1 CR के भी अबो है, 2 CR तक भी जाती है। एक अभी आपको पता होगा ओपन एआई की जो इंजीनियर है उनको कितने बिलियन डॉलर्स दे के उन्होंने वहाँ पे हायर किया है। जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना उसमें से रिटर्न आ रहा है कि नहीं वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, और वो चेक करके ही आप कॉलेज चूज़ करो रादर देन कोई कॉलेज फिर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द गाइडेंस रूम। यहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड हम लोग हर वो चीज़ का डिस्कशन करते हैं जो स्टूडेंट के फ्यूचर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है और आगे जाके कंट्री के फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करती है। आज के इस डेट पे हम बात करें तो करंट टॉपिक जो चल रहा है वो है आपका इंजीनियरिंग एजुकेशन। इंजीनियरिंग हम सिर्फ एडमिशन के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, ऑन द होल एक इंजीनियरिंग की जो डिग्री है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हर इंसान जो देश में है वो कहीं ना कहीं एक इंजीनियर से जुड़ा हुआ है। किसी के पापा इंजीनियर हैं, कोई चाहता है कि मेरा बेटा आईआईटी में पढ़ ले, स्टूडेंट्स का भी यही सपना है कि वो किसी बढ़िया कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ले। लेकिन इसके साथ पैरेलली एक और चीज़ भी जो स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रही है, या यह किसी भी इंडिविजुअल के हिसाब से हम अगर सोचें तो पिछले 10 सालों में एक नया ट्रेंड, मतलब नई बात चल रही है कि इंजीनियरिंग एज एन एजुकेशन अभी डेड हो रहा है। इंजीनियरिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, एआई जो है आने वाले टाइम में सब कुछ खा लेने वाला है। तो बच्चा अभी इस सोच में है कि उसको इंजीनियरिंग परस्यू भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अभी इस टॉपिक का इस टाइम पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग एडमिशन्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे है और बच्चा कॉलेज अगर सेलेक्ट कर रहा है तो उसको क्या क्या पॉइंट्स को दिमाग में रखना चाहिए, उसको ये एजुकेशन लेना भी चाहिए या कोई और कोर्स करना चाहिए, ये उसका एक सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जो सिर्फ एजुकेशन को देख ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, वो एजुकेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश में। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। हमारे साथ है श्री शिवनाथ शिंदे जी, जो फाउंडर है, चेयरमैन है आयसा यूनिवर्सिटी के। ये एक अपकमिंग यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में आज हम सर से ही सुनते हैं डिटेल में। यस, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इनवाइटिंग मी हियर। अब यहाँ पे हम इंजीनियरिंग के बारे में या एडमिशन के बारे में यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इन जनरल एजुकेशन में अभी क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा कि अवेयरनेस फैल जाएगी सारे स्टूडेंट के बीच में कि एग्जैक्टली पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए कि एजुकेशन में अभी क्या चल रहा है। सर, इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है ये तो बहुत वास्ट है एक्चुअली, लेकिन इसका डिस्कशन में जाने से पहले हम लोग ये सुनना चाहेंगे कि आपकी लाइफ जर्नी कैसे रही, मतलब आपने इंडस्ट्री छोड़ के एजुकेशन फील्ड में आने का कैसे सोचा या क्यों सोचा? हाँ, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। अब एजुकेशन में आने से पहले वी वेर इन द कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट में हमारा ऑक्सीसिस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है, तो वी आर रनिंग दैट कंपनी, और अब उसको 10 साल हो गए। सो वो ऑटोमेशन जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एआई ऑटोमेशन के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं,
तो वो हम ऑटोमेशन कराते हैं उसमें। बेसिकली हम उसमें एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस बना के देते हैं, बिग लेवल कंपनी जो होती है उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर बनाते टाइम ना हमें एक रियलाइजेशन हुआ कि बच्चे हमारे पास आते हैं और दे यूज्ड टू से कि हमें आप, हमारे पास डिग्री है, हमें आप कुछ पे मत करो लेकिन हमें कुछ सिखाओ, ट्रेनिंग दे दो। तो ट्रेनिंग के लिए वो आते थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ मॉडल नहीं था कि ट्रेनिंग दे दे या कुछ ऐसा चीजें करें इनके साथ। तो वी यूज्ड टू लाइक कि हाँ चलो ठीक है, देख लेते हैं इनको, अब आपको कितना पता है, क्या पता है। उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ भी नहीं पता है। ओके ना ही कोई टेक्नोलॉजी जानते हैं, ना ही कोडिंग का कुछ किया है कभी, बस सी या कुछ जावा ये जो लैंग्वेजेस है हाँ, वो थोड़ा ये आप थोड़ा देखा है। CS के बच्चों की बात कर रहे हैं, मतलब जो बच्चे कंप्यूटर साइंस कर साइंस रहे के, हाँ, जो कंप्यूटर साइंस के आए थे और जिनका कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं, वो भी आए थे। हैं। ओके तो वो भी आए थे हमारे पास कि हमें भी कुछ करना है, तो कंप्यूटर के इसमें अगर कुछ होता है तो हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या। या फिर हमारे पास ऐसी भी लेडीज आई थी, वुमेन्स आई थी जिन्होंने, मतलब उनकी मैरिज हो गई है, अब मैरिज के बाद उन्होंने सब कुछ हो चुका है, बच्चे बच्चे हो गए, अब उनको क्या करना है, ओके, लॉन्ग लीव करियर के बाद हाँ। करियर स्टार्ट करना है। तो अब करियर स्टार्ट करना है तो कंप्यूटर में कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ उन्होंने, मतलब जो आसपास के जितने भी रिलेशनशिप में थे, जो हमारे रिलेशन में थे, वो आए थे रिलेटिव्स में बेसिकली। तो उनको बोला कि ठीक है, देखते हैं, आप आ जाओ, अभी ये मॉडल हमारा चालू है, आपको कुछ करना नहीं, आप अगर काम अच्छा आता है तो आप कर लो। तो वो वैसे ज्वाइन हो गए। तो ज्वाइन करने के बाद अभी उनके, जिन्होंने, जो बच्चे हमारे पास आए थे ग्रेजुएशन के बाद के, उन बच्चों का अभी इस टाइम पे फ्लैट्स है, कार्स है, मतलब इतना उन्होंने स्टेबल। अर्निंग गुड आप कह रहे हो इन जनरल। इन जनरल उनका जो पैकेज है अभी 30 के अबव है। तो वो लेवल का उन्होंने ग्रास्प कर लिया है सारी चीजें, टेक्नोलॉजिकली वो एडवांसमेंट उन्होंने सीख लिया है, सारी चीजें उनको बताया कि क्या लाइफ साइकिल होती है सॉफ्टवेयर की, वो सारी चीजें उन्होंने देख के प्रैक्टिकली सीखा। तो हमारे ये दिमाग में आया कि यार ये प्रॉब्लम तो हर जगह पे है। अभी बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद उनको कोर्स करना पड़ता है, फिर जाके वो प्लेस हो जाता है। जी तो ये इंस्पिरेशन था कि यार ये कॉलेज में क्यों नहीं हो सकता, ये जो चीजें हैं वो कॉलेज क्यों नहीं कर सकता है। देन वी कम अप विद द थिंग कि हमने बहुत सारा रिसर्च किया कि यार ये यूजीसी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूजीसी को हर टाइम पे अलग अलग कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे ये सॉफ्टवेयर के लिए अलग, मैकेनिकल के लिए अलग, अलग अलग मशीनरी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग अलग स्किल्स चाहिए बच्चों को। तो वो चीजें ये यूजीसी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको वैसे स्टाफ भी रखना पड़ेगा। अगर वो उस लेवल का स्टाफ अगर वहाँ पे यूजीसी रख रहा है, या किसी कॉलेज में अगर हम किसी को स्टाफ को ट्रेन करा के वहाँ पे अगर वो सेटअप बिठाएंगे, तो वो चीज़ ना इतनी कॉस्टली हो जाएगी कि कोई भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ना ही फिजिबल नहीं होगा फिजिबल नहीं होगा, यूजीसी के लिए भी फिजिबल नहीं, गवर्नमेंट के लिए भी फिजिबल हाँ, नहीं है। मतलब वो फीस में तो आना चाहिए ना उस हाँ, हिसाब से। करेक्ट। तो ओके वो जो आरओआई है वो कहाँ तक कर सकते हैं, जितना थ्योरेटिकल पार्ट है वो इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, जो महीने में 2 बार, हर मंथ, अभी जो अपना कंपटीशन चल रहा है एजुकेशन सेक्टर में, जितना चल रहा है, एआई जितना फास्ट पेस से जा रहा है, तो उस हिसाब से वो नहीं कर पाएंगे। यूजीसी वो सिलेबस इनकलकुलेट नहीं कर पाएगी इसमें कि ये चीजें हम जाके ये करें, इम्प्लीमेंट करें। तो वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को बुलाते हैं, उन्होंने मैंडेट किया है कि प्राइवेट सेक्टर को आप इंटर्नशिप पे लगवाओ बच्चों को, वहाँ पे थोड़ा कुछ ये करना मैंडेट किया है अभी के लिए गवर्नमेंट ने, वो अच्छा मूव है एक्चुअली। लेकिन उसमें भी ना बच्चों को वो उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, ओके जितनी चीजें करनी चाहिए वो वाला एक्सपोजर नहीं मिलता है। क्योंकि बच्चे आजकल क्या करते हैं, 5,000 में उनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है, वहां आई से नो लेके वो यस। सबमिट कर देते हैं, खत्म बात। तो वो चीजें होती है मार्केट में, इसलिए वो चीजें प्रैक्टिकली पेपर पे है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी अलग है। तो इसीलिए हमने ये चीज सोची कि ये चीज हम हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लर्निंग, जो टाइप हमारे बच्चों का जो है 150+ कंपनीज के साथ, वहाँ पे बच्चे जाएंगे और सीखेंगे, उस बुनियाद पे ये खड़ा किया है आईएसआई यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है। तो अभी यूनिवर्सिटी फुल इसमें है, मतलब फुल फेज में है। हाँ, ओके तो वहाँ पे अगर आप अभी कह रहे हो कि हर स्ट्रीम ब्रांच का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को आप ट्रेनिंग देते हो? नहीं, अभी हमारे पास 9 ही ब्रांचेस है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीएस है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है। मतलब कोर नहीं? कोर, हाँ, अभी के लिए इतना ही है फॉर नाउ।
एज ऑफ नो। तो मैकेनिकल भी हम बाद में ऐड करेंगे, कैड का वो जो सॉफ्टवेयर है उसका भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा जो टाइप है वो सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उनके साथ चल रहा है कि हम ये वाला जो पार्ट है कैड का, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए, तो इनको भी प्रैक्टिकल नॉलेज का कैसे नॉलेज दे सकते हैं, इसके लिए भी हम वहाँ पे प्रोविजन कर रहे हैं। ओके, तो मतलब जो बच्चा आपके पास नहीं भी पढ़ेगा, वो किसी और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहा है, Correct. तो आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं? ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं एक्चुअली। ओके। हाँ, तो हमने बहुत सारे, पहले हम कोचिंग में ही थे, वी वर इन द कोचिंग कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, यहाँ से प्लेस करेंगे। हमारे 300 प्लस जो स्टूडेंट्स है वो प्लेस हो चुके हैं एमएनसीज में, जितने भी है बिग 4 कंपनीज है उसमें भी काम करते हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो IITians है, वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वहाँ से नॉलेज उनका, जो इंडस्ट्री में जो स्टाफ है जो काम करता है कॉर्पोरेट में, वही स्टाफ उनको सिखाता है। तो इससे होता क्या है, वो प्रैक्टिकली सीखते हैं चीज़ें क्या करना है। अब ये चीज़ें ना क्या होता है ना, ये आइडिया कहाँ से आया, तो 4 साल बर्बाद होते हैं। मतलब ये कोचिंग का जो सीन है, 4 साल हमने डिग्री ले ली, 4 साल वेस्ट गए, फीस वेस्ट गई, टाइम वेस्ट गया। तो 4 साल वेस्ट ना जाके फर्स्ट ईयर से ही हम अगर उनको वो वाला हैंड होल्डिंग दे दे विद इंजीनियरिंग, तो बच्चा आगे जाके अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा। ओके, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जो थेरोटिकल पार्ट है इंजीनियरिंग का, राइट, वो तो बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा ना, मतलब वो उतना पढ़ाई और इतना ट्रेनिंग ये फर्स्ट ईयर से हो पाता है? हाँ, तो हमारे यहाँ पे वो हम उनका कर लेते हैं सारी चीज़ें, इंजीनियरिंग का भी और जिनका प्रैक्टिकल है वो भी। अब आप समझ लो, एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में, एक चीज़ है मैंने जो प्रैक्टिकली किया है, फॉर एग्जांपल जो मैंने प्रैक्टिकली लर्न किया है वही चीज़ मुझे थ्योरेटिकली पूछी जाएगी। ओके, हाँ। तो ये सेंस होता है कि प्रैक्टिकली आप ज़्यादा अवेयर हो उस चीज़ के बारे में तो ज़्यादा लिखोगे। तो वो चीज़ है, इसीलिए उनको ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करते हैं रादर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल आप जितना अवेयर हो जाओगे कोडिंग के बारे में, तो आप उतना कोडिंग वहाँ पे लिख पाओगे। आपको कोई बोलेगा नहीं कि ये वाले प्रोग्राम का ये आउटपुट आता है, कैसे आता है, वो आपने तो पहले ही पता है आपको, तो वो तो ईजिली हो जाएगा। यही सीन है, सब जगह पे ये अप्लाई होना चाहिए एक्चुअली। सर, आपका थॉट प्रोसेस तो अच्छा है और मुझे समझ में भी आ रहा है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पूछना है कि अगर हम इंडिया में देखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एक्चुअल सिचुएशन है आज की डेट में, कि हज़ारों कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे उनका कुछ मतलब देख के ही समझ में आ रहा है कि इस आगे कॉलेज का कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम लोग लास्ट वीक की बात करें तो अराउंड 55 to 60 कॉलेजेस AICTE ने वैसे ही बंद कर दिए। तो इस एनवायरनमेंट में आपने फिर से एक नया कॉलेज शुरू करने का कैसे सोच लिया? यस, तो ये इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये चीज़ उन जो बंद हुए कॉलेज, जितने भी अभी बैन हुए या जिन्होंने भी अभी सीट्स वैकेंट है जिनके भी, तो वो बंद होने वाले कॉलेजेस है, उन्होंने भी अपग्रेड करना चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि UGC की गाइडलाइंस की वजह से। ओके, सो दे नीड अ हैंड, समवन कि वो वहाँ पे आके उनको वहाँ से पुल आउट करे और वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे दे, साथ साथ में उनका भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, उनकी भी रैंकिंग आगे जाएगी। जैसे NIRF जो रैंकिंग देता है तो वो भी रैंकिंग उनकी बढ़ेगी। लेकिन आजकल रैंकिंग का भी वही सीन है कि सब खरीदी जाती है, तो पता है सबको कि रैंकिंग कैसे मिलती है। तो वो चीज़ें हैं, पेपर पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में, रियलिटी में सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो वो चीज़ है, और इसीलिए ये इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा होगा कि यहाँ पे 80% प्रैक्टिकल होगा, 20% जो है वो थ्योरेटिकल रहेगा। 80% सारी चीज़ें ऐसा प्रैक्टिकली करेगा, और बाकी की जो चीज़ें हैं 20% वो चीज़ें सारी अपनी थ्योरेटिकल में, आप जो भी आपको चाहिए कि रिसर्च मैंने किया है, हमारा जो प्रोग्राम है वो रिसर्च ओरिएंटेड होता है कि आप एक रिसर्च करते हो, आप पढ़ते नहीं हो, आप एक रिसर्च थीसिस बनाते हो। आपका फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर आप एक थीसिस बनाओगे, मतलब एक आप जो जर्नी होती है फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक आपका जो स्टार्टअप बनेगा। अब यहाँ पे हम जो इंजीनियरिंग की बात करते हैं कि करियर कैसे बनेगा, तो करियर तो है, यहाँ पे हम रिसर्च ओरिएंटेड पूरा हमारा सिलेबस रहेगा कि आप फर्स्ट ईयर में आए हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मतलब 12th का बच्चा है तो आज का 12th का बच्चा क्या सोचता है कि हाँ मैंने आज 12th करी, इसके बाद मेरा करियर कहाँ, मेरा पैकेज कितना मिलेगा,
पहला सवाल होता है कि पैकेज कितना मिलेगा। तो पैकेज के पीछे ना जाते हुए उनको हम ये चीज़ बताएंगे कि आप स्टार्टअप के इसमें जाओ, कि रिसर्च करो, फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च करो, स्टार्टअप बनाओ, खुद का स्टार्टअप बनाओ। तो वो चीज़ें उनको गाइड करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, इस सॉल्यूशन से दो चीज़ें होती है। एक तो आपका स्टार्टअप बनेगा, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो भी आपके पास जो स्किल्स आएंगी, प्रैक्टिकल स्किल्स, क्योंकि आपने हाथ पैर मारे हैं वहाँ पे, प्रैक्टिकल स्किल्स सीखी है कि आगे जाके आपका जो है स्टार्टअप बनना चाहिए। तो वो एक होप लेके उसने वो पढ़ाई करी होती है, तो वो वहाँ पे रिसर्च करके वहाँ पे बच्चा जाएगा। तो चीज़ें ऐसे होगी कि वो लीडरशिप क्वालिटीज उसमें इनबिल्ट हो जाएगी कि यार मैंने अब तक यहाँ पर आया हूँ, तो उसको जो जॉब्स है या करियर की जो अपॉर्चुनिटीज है वो ओपन हो जाती है। तो वो चीज़ें अगर करेंगे, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे मैं हूँ, हमारा जो कॉलेज है, वैसे ही सेम अगर बाकी के कॉलेज भी करें, उनको अगर कोई प्राइवेट का हेल्पिंग हैंड मिलता है ये चीज़ें करने के लिए, एब्सोल्युटली उनकी भी रैंकिंग्स बूस्ट हो जाएंगे, उनको भी ये मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है, जितना मैं बोल रहा हूँ वो इतना ईजी नहीं है, इतना फिजिबल नहीं है। तो वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी चेक करके सबको क्यूरेटेड कोर्सेज बनाना, मतलब हर एक बच्चा अलग होता है और हर एक बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ें करना। तो मेरा इंटरेस्ट कहीं पे भी फार्मास्यूटिकल में जा सकता है, मैं बोलूँ तो साइबर सिक्योरिटी में जा सकता हूँ, रोबोटिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, एविएशन में जा सकता हूँ, पेट्रोलियम में जा सकता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन में जा सकता हूँ, कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट आगे जाके चेंज हो सकता है, मेरे लिए वही लिमिटेशंस नहीं रहेंगी, बाउंड्रीज नहीं रहेंगी। तो ये चीज़ें को फ्रेम में बिठाना, ये हम लोगों ने किया है, ऐसा नहीं किया है। वो एक अच्छा एक फ्रेमवर्क है, उसमें आपकी फैकल्टीज भी चेंज हो सकती है, फैकल्टीज आ सकती है, जा सकती है, लेकिन वो फ्रेमवर्क वैसा ही रहेगा और उस फ्रेमवर्क की वजह से सारी चीज़ें स्मूथली आउटपुट उसका बाहर निकलेगा। तो इसीलिए हमने वो फ्रेमवर्क के बेसिस पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है अभी। सर लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मुझे पूछना होगा कि जैसे अभी ये यूनिवर्सिटी आपने फॉर्म किया है, तो यूनिवर्सिटी अगर है तो यूजीसी के जो गाइडलाइंस हैं वो अपने को मतलब जैसे दूसरे कॉलेज को है वैसे अपने को भी रहेंगे। हाँ। तो इसीलिए दो एंटिटीज हमारी है, ओके। एक काम करती है एज एन यूनिवर्सिटी और एक काम करती है एज एन प्राइवेट एंटिटी। तो वो प्राइवेट वाली एंटिटी जो है वो इनका सारा जो गाइडलाइंस है, जितनी भी जो चीजें उनको प्रैक्टिकली सिखानी वो चीजें वो सिखाएंगे, और थ्योरेटिक वाला जो पार्ट है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, यूनिवर्सिटी में आ जाएगा। जो अभी चल रहा है, जो ट्रेडिशनल लेवल पे अभी जो कॉलेजेस करते हैं वही हम भी करेंगे। हमें भी बाउंडेशन है, उसमें हम भी नहीं कर सकते। हाँ, मतलब कोई भी नहीं गाइडलाइंस को तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं वायलेट कर सकते। बट एक हेल्पिंग हैंड जो बोलते हैं वो हम ले सकते हैं, वो हेल्पिंग हैंड हमारा ही रहेगा, वो हेल्पिंग हैंड ही बच्चों का फ्यूचर क्यूरेट करेगा। सर अभी देखिए, ये आपका बात तो सही है कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीजें बच्चों को पैरेलली जाएगी तो ही वो एम्प्लॉयबल होगा। करेक्ट। तो अभी मुझे यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हर कॉलेज ये सोचता है कि मुझे इस तरह से दोनों चीजें उनको देनी है ऑन द होल, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इतनी सारी सीट्स जो है कॉलेज की वो वेकेंट हो जाती है, मतलब बच्चा चाह ही नहीं रहा है इंजीनियरिंग करना, या बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए हैं कंट्री में लेकिन कोई जा नहीं रहा है। तो ये किस हद तक मॉनेटरीली भी फिजिबल होना चाहिए ना कि हर कॉलेज एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज दे पाए और वो उसका मतलब फीस का बर्डन भी नहीं हो जाए। करेक्ट। तो वो भी चीजें हैं, फीस एब्सोल्युटली एक वन ऑफ द रीजन है। बच्चा सोचता है, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चे का मतलब ये फीस जो है ना, इस पे अगर हम बात करेंगे ना, एक ROI का मॉडल है। हाँ। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, मैं अगर इतना लगा रहा हूँ तो उसमें कितना आ रहा है। तो वो पेरेंट्स हर कोई देखता है, टाइम, एफर्ट्स और ROI का जो चीज़ है वो हर एक पेरेंट के माइंड में रहता है कि यार मैं अगर बच्चे के 2 लाख रुपीस कहीं पे डाल रहा हूँ तो वहां से मुझे एटलीस्ट 12 लाख का कुछ पैकेज वगैरह मिल जाए एवरेज। तो वो चीज़ बनती है कि हाँ मैंने जो इतना इन्वेस्ट किया है उतना सेंस बन रहा है कि अभी मुझे इतना मिल रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ना हमने अभी, ये इंडिया में कोई नहीं कर रहा है तो हम कर रहे हैं कि आप बीटेक करो हमसे, बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री ले लो, और अगर आपको जो मिनिमम पैकेज है 4 लाख का जो पैकेज है अगर नहीं मिलता है तो आपकी अगर जॉब भी नहीं मिलता है तो आप अपना पूरा फी रिफंड ले लो बीटेक का। ये भी हमने चालू किया, कोई नहीं कर रहा है
पूरे इसमें हम हमारा घर जला के लोगों को बोल रहे कि हमारे पास आओ और करो ये चीज, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और दिखाना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ये हेल्पिंग हैंड की वजह से। तो यूनिवर्सिटीज भी बाद में ये चीज रियलाइज करेंगे कि अभी उन्होंने रियलाइज किया है, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने हमारे साथ टाइप किया है, उन्होंने भी रियलाइज किया है कि ये चीज हम नहीं कर सकते हैं, हमें वी नीड अ हेल्पिंग हैंड जो बाहर से आके हमारे बच्चों को अच्छी तरह से गाइड करे, अच्छी तरह से उनको क्यूरेट करे। हर एक पोजीशन अलग, अभी कंपनीज में भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, एक ही रिक्वायरमेंट की एक ही स्किल्स नहीं होती है, बहुत सारी स्किल्स अलग अलग होती है, उनके टूल्स अलग अलग होते हैं। तो एक जॉब करने के लिए अलग अलग टूल्स सिखाना ये इंडस्ट्री के लिए भी पॉसिबल नहीं है या किसी कॉलेज को भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हेल्पिंग हैंड वो चीज कर सकता है। तो हेल्पिंग हैंड के पास कुछ बाउंडेशन नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है। आप जिस बच्चों को जहाँ ये करना है, प्लेस करना है, वो कर सकता है, उसको जिस स्किल में डालना है वो कर सकता है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको क्या आ रहा है, उसको क्या जम रहा है वो भी चेक कर सकता है, वहाँ पे उसका सेल्फ एनालिसिस भी कर सकता है फर्स्ट ईयर से। तो वो बच्चा क्या होता है ना, फिर उसका माइंडसेट बन जाता है कि यार मुझे ये चीज आ रही है, सपोज उसको वीडियो एडिटिंग आ रही है, तो वो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स का उसको नॉलेज दे के अब कहाँ कहाँ पे वीडियो एडिटिंग की जरूरत है, गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में, विप्रो में, टीसीएस में, सारी जगह पे सबको चाहिए। लेकिन और पैकेज भी अच्छा खासा मिल रहा है वहाँ पे, लेकिन बच्चों को वो स्किल्स आती है क्या, या वो स्किल वाला बंदा उनके पास है क्या? अभी तो एमएनसीज ने ये भी किया है कि डिग्रीज की कोई जरूरत नहीं है, वी नीड अ स्किल पर्सन्स टू डू आवर वर्क, वो चीज भी अभी हो रही है। तो चीजें यहाँ पे आई है कि स्किल्स, तो वो चीजें यहाँ पे वो हेल्पिंग हैंड ही क्यूरेट कर सकता है हर एक कॉलेज के लिए। तो वो ही एक सॉल्यूशन है जो आगे जाके बच्चों का फ्यूचर बना सकता है। मतलब मेजर एम्फेसिस अपना स्किल डेवलपमेंट पे होना चाहिए, Correct. मोर देन द थेरोटिकल एजुकेशन। सर, जैसे आप कह रहे हो कि स्किल इज मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब थेरोटिकल नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है बट स्किल इज कंपेरेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट। अभी ये स्किल जो है वो मतलब क्या होना चाहिए? बिकॉज आजकल अगर हम लोग देखें तो हर कोई एआई के बारे में बात कर रहा है। लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है कि सीएस एज अ फील्ड जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उसका जो है जो इम्पोर्टेंस आज हम देख रहे हैं वो नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब एआई जब आ जाएगा तो वो सब ओवरटेक कर लेगा। तो ये हम लोग जो स्किल्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या एआई रिलेटेड है या कैसे है वो? एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सारे जितने भी मेजर कंट्रीज है अभी एआई रेस में लगे पड़े हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल। और जितने बिग 4 कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और जितने भी सारी कंपनीज हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं अभी एआई के रेस में लगे हैं। तो वो चीज़ ना अभी क्या होगा, आप सब तरफ देख रहे होगे कि एआई एआई सब तरफ है, कंप्यूटर साइंस है, सब तरफ जो चीज़ें चल रही है तो एआई का चल रहा है। तो जो कोडिंग है, अब एआई कोडिंग भी करता है, तो कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब्स वो भी जाएगी। तो एआई कोडिंग भी करने लगा है। तो सबको पता है ये चीज़ हो रही है। तो आगे जाके हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, कंप्यूटर साइंस 10 साल बाद क्या रहेगा? तो इस चीज़ का आंसर ये है कि 10 साल बाद ना, अभी आप एआई का जो है सॉफ्टवेयर वर्जन देख रहे हो, बस मतलब एक सॉफ्टवेयर वर्जन इन द सेंस सॉफ्टवेयर देख रहे हो। तो हम जब प्रॉम्प्ट डालते हैं वहां से कुछ इनपुट, पॉजिटिव एस्पेक्ट एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है एआई को लेकर। हाँ, तो वो चीजें आती है अभी के लिए। लेकिन एआई ना, अभी आप फिजिकल प्रेजेंस नहीं देख पा रहे हो, तो आगे जाके फिजिकल प्रेजेंस ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा फिजिकल प्रेजेंस बढ़ेगा उतनी मतलब ज्यादा। कैसे? हाँ, तो ये चीज ऐसी है कि एआई अभी के लिए सिर्फ लैपटॉप में लिमिटेड है, या तो अभी उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे एक रोबोट नहीं खड़ा है। उसका फिजिक्स, उसका जो मटेरियल है, केमिस्ट्री है, उसका जो बायोलॉजी है, वो अभी आपके सामने खड़ा नहीं है। तो आगे जाके उसका फिजिकल प्रेजेंस ज्यादा बढ़ेगा। अभी वो व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं। अब जो लोग ये एआई बना रहे हैं उनकी जॉब्स ज्यादा डिमांडिंग है, और आगे भी ज्यादा डिमांडिंग रहेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें भी खराबी आएगी, उसको भी नए वर्जन्स में लाना पड़ेगा, उसको भी बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए एआई फिजिकल वर्जन में ज्यादा नहीं है। तो अभी सारी चीजें सब लोग यही पे पड़े हैं कि एआई को सारे, मतलब अभी चाइना भी
फिजिकल प्रेजेंस अभी चाइना ने जितना रोबोटिक्स का किया है, जो भी वर्ल्ड वाइड वो दिखा रहे हैं सबको कि हम इतना कर रहे हैं, मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, रोबोट्स सारे गन्स वन्स लेके सारा सब कुछ समरा है वो कर रहे हैं, सारा इतना तामझाम कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन दिखा रहे हैं सारे वर्ल्ड को। तो वो चीज़ है ना, एक्चुअल में अब वो मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट लगती है या मैन पावर लगेगी, तो वो चीज़ें अब कई कई क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि एआई खुद से खुद को ठीक करेगा, लेकिन वो इनोवेट नहीं कर पाएगा। जो ह्यूमन ब्रेन लगेगा, ह्यूमन ब्रेन लगेगा, और वो करेगा भी किसके लिए? ह्यूमन के लिए ही करेगा। अब जो चीज हम बनाएंगे, जो एआई हम बनाएंगे, वो किसके लिए बनाएंगे? ह्यूमन के लिए बनाएंगे। तो अगर ह्यूमन के लिए बना रहे तो ह्यूमंस को जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो ह्यूमन ही अंडरस्टैंड कर सकते। रोबोट अपडेट खुद से अपग्रेड नहीं कर पाएगा वो प्रॉब्लम्स को। तो वहां पे एआई इंजीनियर्स ही लगेंगे, रोबोटिक्स इंजीनियर ही लगेंगे, जो उसको मैन्युफैक्चर करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई भी वे ऐसा नहीं होगा कि उसको वो खुद से ही हमारा सब कुछ कर लेगा या ओवर पावर कर लेगा। वो चीजें होने में काफी टाइम है, लेकिन मे बी 100 years पता नहीं, वो कर भी सकता है। हाँ, क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स है, उसको कोई ये चीज नहीं है कि वो अभी तक हमारे साइंटिस्ट भी उसको देख नहीं पाए हैं कि वो समझता कैसे है। वी हैव जस्ट कपल ऑफ मैथमेटिकल रूल्स, उसके बेसिस पे वो अंडरस्टैंड करता है अभी के लिए, लेकिन बाद में 100 years के बाद में पता नहीं वो चीजें कैसे आगे जाके कैसे बायोलॉजिकली कितना फिजिबल होगा, कितना क्या होगा, क्योंकि इनोवेशन पूरा उसी डायरेक्शन में जा रहा है। या तो ह्यूमन पूरा इमोर्टली हो जाएगा, पता नहीं, वी डोंट नो। तो वो चीजें अभी हो रहा है। तो उस डायरेक्शन में अगर जाना है तो फिजिकल फॉर्म में आएगा, लेकिन उसके लिए अभी 30 years का टाइम पीरियड है। तो 30 years तक आपका करियर आगे, जो अभी 12th में बच्चे हैं उनका फ्यूचर एआई में अगर पकड़ेंगे तो बायोलॉजी का यूज करके, अभी बायोट्रॉनिक्स होता है, जो बायोलॉजी का जो यूज है, जीनोम्स है, जितने मॉडिफिकेशंस होते हैं जीनोम में, तो वो उसका अगर कोई अगर बैक्टीरिया है या कुछ डिसीज है जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एआई का यूज करने वाले इंजीनियर्स की जरूरत अभी लग रही है, और उनकी आगे भी लगेंगी, क्योंकि जो मॉडिफिकेशंस है वो इंजीनियर को ज्यादा पता होंगे रादर देन एआई। तो कौन से इनोवेशंस करने हैं, क्या करना है, जो इनोवेशंस का जो पावर है वो ह्यूमन ही होल्ड करता है रादर देन एनी अदर पेसिस। जो हाँ, ये एआई का इनोवेशन भी ह्यूमन ने बनाया है। तो वैसे ही अभी हम सॉफ्टवेयर देखते हैं एआई का, जो चैट जीपीटी है वो जस्ट प्रॉम्प्टिंग का वाला देखते हैं। तो आगे जाके इसका फिजिकल प्रेजेंस बढ़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रोन, इन द फॉर्म ऑफ रोबोट्स, वॉकिंग रोबोट्स होंगे, वो सारी चीजें। तो ये चीजें होंगी। एआई का जो सेक्टर है वो ज्यादा रैपिडली ग्रो करेगा, हर एक सेक्टर में इसका इम्पैक्ट होगा, सिविल से लेके मैकेनिकल, मैकेनिकल से लेके केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, आप सब तरफ जाओ जहाँ पे भी इम्पैक्ट है वो दिखने को मिलेगा एआई का। एआई तो अपने को दिखने ही वाला है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी ऑपरेशंस हो गए, सर्जरीज हो गए, वो सारा रोबोटिक सर्जरी पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। तो ये कहना है कि इंजीनियरिंग में फिर और जो फील्ड्स हैं, क्या वो भी वायबल रहेंगी कुछ टाइम के बाद में? नहीं, एक्चुअली ना अगर देखा जाएगा तो इसमें इनोवेशंस का जो पार्ट है वो पार्ट हर एक इसमें रहेगा, हर एक फील्ड में रहेगा, बीट सिविल, बीट मैकेनिकल, बीट इलेक्ट्रॉनिक्स, बीट इलेक्ट्रिकल, कोई भी हो, वो चीज़ वहाँ पे इनोवेशंस के लिए लगेगी। लेकिन उनको जो हेल्पिंग हैंड है वो एआई का रहेगा। मतलब एआई आना उनको भी मैंडेटरी रहेगा, उनको भी वो चीज़ सीखना ज़रूरी रहेगा इनोवेशंस करने के लिए। अगर उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ मैकेनिकल में जाऊँगा और उसी में इनोवेशंस करने की ट्राई करूँगा, तो माइट चांसेस है कि वो स्लो हो जाए। करेगा, नहीं करेगा ऐसा नहीं, लेकिन वो स्लो हो जाएगा। लेकिन एआई का हेल्पिंग हैंड लेके वो जितना रैपिडली एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, जितना वो सिमुलेट कर पाएगा, सारी इंजीनियरिंग जो सिमुलेशंस होती है, कैड के डिज़ाइन, ये सारे मॉड्यूल्स के डिज़ाइन बनाना, ये सारी चीज़ें करना, वो उतना फिजिबल हो जाएगा एआई की वजह से उसके लिए, रादर देन वो खुद के पेस से जाएगा। तो एआई आना मैंडेटरी है हर एक फील्ड में। मतलब आप कह रहे हो कि AI कैन बी अ पार्ट ऑफ एवरी फील्ड, बट AI इंडिविजुअली एग्जिस्टेंस ऐसा एज सच नहीं होगा। इट हैज टू बी सपोर्टिंग हैंड फॉर एवरी फील्ड। करेक्ट। मतलब ये एक कहना है। और कोडिंग जो है उसका कितना अभी फ्यूचर बचा हुआ है? कोडिंग का फ्यूचर तो अभी देखो, एजेंट्स, एआई एजेंट्स आ चुके हैं, कोडिंग का फ्यूचर हार्डली बचा है, मतलब खत्म ही हो गया है।
ऐसा मान के चलो कि कोडिंग आज आपको आती है तो इट मेक्स नो सेंस, लेकिन हाँ आपको प्रोडक्शन लेवल पे जाके स्केलेब किसी एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन बनाना है तो आपको कोडिंग का नॉलेज पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली किसी मतलब कस्टम मेड अगर कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं तो एआई विल नॉट हेल्प। नहीं, वैसा नहीं, कस्टम मेड सॉफ्टवेयर ही बनाने हैं बट उसको स्केल करना है। अब आपको स्केल करते टाइम है ना, अभी क्या हो रहा है, ह्यूमन माइंड चाहिए कि एक एप्लीकेशन बनाया तो उसको क्लाउड पे डालना है, कौन सी सर्विसेज को यूज करना है, क्या करना है, कैसे कॉन्फ़िगरेशंस होने चाहिए, उसका स्केलेबिलिटी और उसका प्रोडक्शन लेवल, वो चीज़ों के लिए एआई का अभी वहाँ पे हैंड नहीं है। एआई विल मेक मतलब कोडिंग कर सकता है लेकिन उसका कोडिंग का 100% कोडिंग कर सकता है, लेकिन उसको स्केल करना वो चीज़ वो अभी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो वहाँ पे ह्यूमंस लगते हैं, उनके ही अभी डिमांड है मार्केट में सबसे ज़्यादा, जो एआई का यूज़ करके हाँ ये सॉफ्टवेयर्स के टर्म्स पता होना इज़ मैंडेटरी कि अब अगर जो नया बच्चा है 12th का अगर कोई बच्चा है वो आता है तो वो क्या करता है कि उसको यूआई डिजाइन करना है, ये बटन्स, तो उसको बटन पता होने चाहिए कि कौन से बटन को क्या बोलते हैं, तो वो प्रॉम्प्ट एआई को देगा, फिर एआई जनरेट करके देगा उस हिसाब से कस्टमाइज बनाने के लिए जो भी डिजाइन रहेंगे। नहीं तो एआई जो एवरेज आउटपुट है वो देगा और उस एवरेज आउटपुट का वेबसाइट आपको बना के दे देगा, आपने अगर सिंपल प्रॉम्प्ट दे दिया तो। लेकिन उस चीज को बनाने के बाद 1.5 बिलियन पीपल्स को वो सर्व करना है, तो वो क्रैश ना हो जाए, वो सॉफ्टवेयर पे इतना लोड हैंडल करने के लिए वो स्केलेबिलिटी होती है। तो वो स्केलेबिलिटी अचीव करने के लिए इंजीनियर्स ही लगते हैं जो उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, हर एक सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशंस बनाएंगे, क्लाउड पे सारा डेटा डालेंगे, रखेंगे, सारी चीजें करेंगे। इसके लिए एआई अभी इतना फिजिबल नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। मतलब एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये मिसकंसेप्शन है, कोडिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि कोडिंग का जॉब खत्म है, बट एक्चुअली देखा जाए तो जॉब्स आने वाली है ज्यादा। हाँ ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आने वाली, बहुत ज्यादा आने वाली, क्योंकि जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है तो कोडिंग भी तो चेंज होनी चाहिए, एंड एआई आई डोंट थिंक अपने आप ये चेंज कर पाएगा। वी हैव टू यू नो गिव द प्रॉम्प्ट्स टू चेंज। करेक्ट, तो वो चीजें रहेंगी उसमें। तो ह्यूमन के लिए है एआई और ह्यूमंस के हेल्प के बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो भी नहीं बढ़ पाएगा और ह्यूमंस भी नहीं ज़्यादा बढ़ पाएंगे। तो वो चीज़ें हैंड ऑन हैंड जाएगी। अभी एआई को हमें अडॉप्ट कर लेना मतलब चाहिए। तो मतलब अगर हम लोगों आपको एक अगर मौका मिलेगा कि इंजीनियरिंग का जो आज का कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंज होना चाहिए? तो कोर्स स्ट्रक्चर में अगर चेंज होना चाहिए तो मेरे हिसाब से हर एक ब्रांच में एआई इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। ओके हर एक ब्रांच में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, बीट कौन सा भी ब्रांच हो, वो आर्ट से लेके इंजीनियरिंग का जो जितना भी डीप डाउन क्वांटम कंप्यूटिंग है वहाँ तक जितना भी सिलेबस है वो सारे सब इसमें एआई के टूल्स और एआई को अभी मैंडेट कर देना चाहिए, ताकि वो चीज़ें ना अगर वो सिलेबस में आएंगी तो ज़्यादा चीज़ें रैपिडली ग्रो होंगी, रैपिडली स्केल कर पाएंगी और ज़्यादा इनोवेशंस बाहर आएंगे, रादर देन हम उसको अगर बैकफुट पे रखेंगे कि एआई नहीं करेगा कुछ भी, हमारा सिलेबस अच्छा है ये सोचेंगे तो नहीं, मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी। एआई का यूज़ करके जितने इनोवेशंस अभी हो सकते हैं उतने इनोवेशंस शायद ही 10 साल बाद कोई कर सकता है। तो ये अगर इंडिया ने पहले कर दिया तो दैट विल मेक सम बिग चेंज इन इंडिया। तो वो चीज़ करनी चाहिए हमारे गवर्नमेंट को। तो ये जो अपना स्किल सपोर्टिंग स्किल जो अपन सोच रहे हैं कि हम लोग को हर बच्चे को देना चाहिए, तो ये कहीं पे एग्जिस्टिंग है या ये अपना मतलब आपका ही ये सोच है? नहीं, ये अभी एग्जिस्टिंग नहीं है कि हर एक फील्ड में एआई का इंटीग्रेशन करवा दो, ये चीज़ तो कहीं पे नहीं है, लेकिन हम इसे कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं बोलते कि आपका 12th हो गया, आपने अभी कंप्यूटर साइंस ले लिया तो आप खत्म, अभी आप कंप्यूटर इंजीनियर बन गए, आप बायोलॉजी में नहीं कुछ कर सकते, ऐसा नहीं होता है। तो यू कैन बिकम अ डॉक्टर, एआई डॉक्टर जैसे हाँ, तो वो एआई डॉक्टर बन सकता है, खुद से रिसर्च करके वो नए नए डिसीज फाइंड आउट कर सकता है एआई की मदद से। वी गिव दैट स्पेस टू दैट स्टूडेंट, तो वो स्पेस उसको मिलता है। आप वो अब अगर वो रिसर्च अगर वो लैब में जाके करने वाला है या करता है तो वो चीज़ें क्या होती है, एक इंजीनियर अगर लैब के अंदर जा रहा है, डॉक्टर के लैब के अंदर जा रहा है, मतलब वो वहाँ पे कुछ ना कुछ इनोवेट करेगा ही करेगा।
तो उनके जो प्रॉब्लम्स आते हैं जो इनोवेट करने के लिए, वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जितने भी डिकोडिंग करने के लिए प्रोटीन्स कैसे फोल्ड होते हैं, अनफोल्ड होते हैं, वो चीज़ें। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एआई ने भी एक बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की है। ड्रग्स इंडस्ट्री में बहुत सारा डिस्कवरीज चलता है कि एमआरएनए से आरएनए का वो सारा चीज़ें चल रहा है अभी। एआई बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, मतलब रैपिडली सारे डिसीजेस के क्योर्स फाइंड करना, वो सारी चीज़ें। मतलब आप इंजीनियर में एडमिशन लिया, आप डॉक्टर बन गए, वो चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें पॉसिबल है और करनी चाहिए। अभी डॉक्टर्स को भी एआई आना मैंडेटरी है, हाँ, उनको भी वो तो सीखना है। चाहिए। हाँ, वो सीखना तो चाहिए और वो कहीं ना कहीं आज का जरूरत ही बन गया है। करेक्ट, अगर आप नहीं जान रहे हो तो आप पीछे रह जा रहे हो, करेक्ट। डॉक्टर्स के लिए नहीं, फॉर एवरीवन, एवरीबॉडी। एवरीबॉडी। और जो आज का यंगर जनरेशन है वो एआई को जल्दी अडेप्ट करने की कोशिश करता है, मोर देन द जो जो ओल्डर। हाँ ओल्डर जनरेशन है, करेक्ट करेक्ट। तो वो एंथुजियास्ट है, मतलब 12th के बच्चों में वो चीज़ है कि उनको कुछ अलग सीखना है, कुछ नया सीखना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने खुद से स्टार्टअप बनाया, खुद एग्रीकल्चर, जो हमने अभी देखा है कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम चालू है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने फार्मिंग के रिलेटेड इतने सारे इनोवेशंस बनाए हैं कि कैसे एक क्रॉप को हम स्केल कर सकते हैं मैसिव लेवल पे जाके, कि वो अच्छा प्रोडक्शन दे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल बढ़ाए कम लागत में, मतलब कम कम इसमें समझ हाँ, गई। जो भी जितने रिक्वायरमेंट है कम रिसोर्सेस में उसका कैसे हम उसको स्केल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं ये एआई की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उनके पास एआई इतनी पावर देता है कि पूरे वर्ल्ड का पूरा नॉलेज उनके हाथ में वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे वो पूछ सकते हैं, वहाँ से उनको सारी इन्फॉर्मेशन आती है और वहाँ से वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं। तो वो चीज़ें हैं। मतलब अभी एक हमारा इस डिस्कशन से एक मिसकंसेप्शन तो दूर हुआ कि इंजीनियरिंग डेड नहीं हो रहा है, पहली चीज। दूसरा ये कह सकते हैं कि एआई इज इम्पोर्टेंट, मतलब उसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एआई को सब कुछ यही है ये भी नहीं कह सकते। ह्यूमन वहाँ पे लगेगा ही लगेगा। और जो डिफरेंट ब्रांचेस है वो भी उतने ही अपने को पैरेलली डेवलप करनी पड़ेगी, और उनका भी स्कोप आगे जाके बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कि मैकेनिकल में रोबोट्स फिजिकल स्पेस में लेगा, तो मैकेनिकल वालों को ही वो ठीक करना पड़ेगा, वो चीज़ रहेगी। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि जो भी बच्चा आता है, बिकॉज एज अ काउंसलर हम जब बच्चों को मिलते हैं तो एवरी स्टूडेंट कम्स विद द सेम ये कि मुझे सीएससी ब्रांच चाहिए। अभी जब कोई बच्चा ब्रांच सेलेक्ट कर रहा है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? उसका इंटरेस्ट या सैलरी? बिकॉज बच्चे बहुत बार ब्लाइंडली मार्केट डिमांड के चक्कर में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे सीएससी करना है। तो वो बच्चा, मतलब हर बच्चा जो सीएससी कर ले, क्या वो सक्सेसफुल होगा ही? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस पे ना लाइट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि मेरे बच्चों को क्या आता है, व्हाट ही लाइक्स। तो उसका जो इंटरेस्ट है वो पहले देखना चाहिए, इंटरेस्ट क्या है। अगर वो कहता है मुझे लॉ में इंटरेस्ट है और आप उसको ज़बरदस्ती सीएस में डाल रहे हो, तो वो इट मेक्स नो सेंस। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो पेरेंट्स को अभी समझना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है, उसका जहाँ पे इंटरेस्ट है पैसा तो कहीं पे भी बनाएगा, वो काम जहाँ पे करेगा वहाँ से पैसा बनाएगा ही बनाएगा। मार्केट डिमांड तो वहाँ पे होती ही होती है। नहीं, लेकिन बच्चा सोचता है ना कि जो पैसा सीएस में ही मिलेगा। बच्चा नहीं, एज अ स्टूडेंट, मतलब कोई भी जब आरओआई देखते हैं तो चीज़ वही है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एआई का हम जितना हो सके यूज़ करके उसी फील्ड में, सीएस हो, मैकेनिकल हो। अभी आप बोल रहे थे ना कि मैकेनिकल का जो फिजिकल फॉर्म है, तो सीएस में जो बच्चा जाएगा या अभी जो भी कॉलेज वो सेलेक्ट करना चाहता है, उसके इंटरेस्ट के बेस पे सेलेक्ट करना चाहिए, सैलरी के बेस पे सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर मार्केट डिमांड के ऊपर सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ तो हमें डिनाई नहीं करनी चाहिए। ये फैक्ट है कि मार्केट डिमांड है तो मतलब वहाँ पे पैसा है, ये फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की चीज़ सीएस में अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है या मैकेनिकल में बन रहा है, तो वी विल से कि आप मैकेनिकल में जाओ लेकिन एआई के साथ जाओ। तो वहाँ पे उसको इंटीग्रेट करके वहाँ से आप आउटपुट निकालो, तो आपकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहेगी। अगर हम एक स्ट्रीम पे फोकस करेंगे ना, तो उसकी डिमांड
हमें कम नजर आएंगी, लेकिन वही इंसान अगर एआई के साथ आगे जा रहा है या एआई को हैंड इन हैंड लेके चल रहा है तो उसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा रहेगी, रादर देन वो सिंगल स्ट्रीम चूज करके उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके आरओआई के हिसाब से वो देख रहा है, तो वो चीज़ें वहाँ पे हैम्पर करेगी स्टूडेंट को लेके। तो स्टूडेंट्स को चूज करते टाइम स्ट्रीम्स जो है वो इसी हिसाब से चेक करनी चाहिए कि जो मुझे आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मार्केट को चाहिए और जो एआई को इंटीग्रेट करके हो सकता है, तो वो चीज़ ही करनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। मान लीजिए कि अगर मैंने सिविल लिया है, हाँ। मतलब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रही हूँ, करेक्ट। अभी जो अपना कोर्स स्ट्रक्चर है ऑन द होल पूरा कंट्री का जो Correct. यूजीसी का डिफाइंड जो स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग सिविल में जाके तो कुछ एआई का नहीं देखते हैं एक्सपोजर, राइट? तो लेकिन हमको ये मालूम है कि एआई जो है पार्ट एंड पार्सल बनता जा रहा है। Correct. तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए कि बच्चा प्रोडक्शन में है या केमिकल में है, करेक्ट। सिविल में भी है, तो ऐसे कुछ अलग से कोर्सेज होते हैं क्या कि जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है? देखिए क्या हो जाता है कि सिविल करेगा बच्चा और 4 साल के बाद कोई एआई का कोर्स करेगा और जॉब, मतलब प्रोफाइल उसकी हो जाती है दूसरी, Correct. और अल्टीमेटली जॉब वो किसी और फील्ड में करता रहता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिकल के, सिविल के इंजीनियर्स अभी आईटी में जॉब कर रहे हैं। हाँ। अभी रियलिटी है वो कर रहे हैं। तो इंजीनियर डिग्री, ये तो यहाँ पे मिथ खत्म हो गया कि डिग्री कौन सी भी होनी चाहिए आईटी में जाने के लिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन सी भी डिग्री लेके जाओ, इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री हो आप आईटी में एंटर कर सकते हो, इसका कोई बैरियर नहीं होता है। और अगेन अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो आप कोई भी फील्ड चूज करो, मतलब मैकेनिकल चूज करो, केमिकल चूज करो, इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करो, कोई भी फील्ड चूज करो, लेकिन मेक श्योर कि वहाँ पे आपको एआई का हैंड होल्डिंग मिल रहा है या फिर आप वहाँ पे उतना रिसर्च कर पा रहे हो। अगर मैंने मैकेनिकल का भी बोला या फिर सिविल का भी आप ले लो, 3D प्रिंटिंग है, डिज़ाइनिंग है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ करना आना चाहिए इंजीनियर्स को। उतना थ्योरेटिकल लिख के कुछ नहीं होता है, हमें ईंटों पे ईंट रखनी पड़ती है, उसका मेजरमेंट लेना पड़ता है, ऑन ग्राउंड चेक करना पड़ता है कि क्या ये मेजरमेंट सही है नहीं है। तो वो चीज़ें तो कहीं ना कहीं कॉलेजेस में नहीं होती है। हाँ। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। छोटे छोटे ईंटें बनाते हैं, ईंटों का एक बनाते हैं, वो छोटा छोटा मेजरमेंट का एक करते हैं मॉडल, वो वाला करना चाहिए। और वो चीज़ें, ये सिविल का बोल रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि 3D मॉडल और 3D प्रिंटिंग का होम का अभी आया है, जो 3D होम डिज़ाइन करते हैं डायरेक्टली। अभी पुणे में भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं कि ऑलरेडी दे आर डूइंग द कमर्शियल थिंग्स कि आप आपका घर बनाओ नहीं, देखने को मिलता है पहले ही कि कैसा दिखेगा, और वो दिखेगा, लेकिन वो वर्कर नहीं काम करेगा, वो मशीन ही आपका घर बनाएगा पूरा। वो 3D डिजाइन से आप उनको प्लान दे दो, वो डायरेक्टली सीमेंट से वो पूरा स्ट्रक्चर बना के आपका 2000 स्क्वायर फीट का पूरा बंगलो रेडी होता है, रेडी नहीं प्रिंट होता है। सो वो चीज हो रही है, मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट सारी चीजें हो रही है सिविल में भी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे ये एआई का हाथ है इसमें, ये सारी चीजें करने में ये का हाथ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हाथ है। तो इन्होंने कंबाइन मिला के ये चीज किया है। एक अकेला अगर मैं बोलूँ कि एआई कर देगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। या फिर अकेला मैकेनिकल कर देगा, ये भी पॉसिबल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पे लगेगा ही लगेगा। तो मिक्स एंड मैचेस लगेंगे, तो ये कर सकता है कि अब यूजीसी अगर देखे तो ये चीज कर सकते हैं कि मिक्स एंड मैच का जो कॉम्बिनेशन है, मैकेनिकल वाला अगर सेकेंड ईयर में जाके इंटरेस्ट दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसको जाने की लायबिलिटी वहाँ पे देनी चाहिए। तो वो चीजें करनी चाहिए, एज अ सजेशन वो गवर्नमेंट ने करना चाहिए। नहीं, ये तो हो गया चलिए स्टूडेंट का इंटरेस्ट, मतलब मैंने ए चूज की है और मुझे बी में इंटरेस्ट आ गया। बट अगर मुझे एग्जिस्टिंग ए में इंटरेस्ट है लेकिन मुझे दिख रहा है कि ए का कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो उस सिचुएशन में जो है ना, बच्चा जाके फाइनली फिर सोचता है कि नहीं, इससे अच्छा सीएससी ले लो ताकि मेरे को ये सोच आनी ना पड़े। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, ये चेंज हो सकता है। हाँ, होना चाहिए, एक्चुअली हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, उसी पे काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे भी हाथ बंधे पड़े कि हम भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ऑन द, मतलब यूनिवर्सिटी का अगर आप
चाहेंगे कि ये सिलेबस हो, ये सारी चीज़ें हो, हमारे मुताबिक सारी चीज़ें हो, तो वो चीज़ें करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अगर आप यूजीसी के गवर्नमेंट के अंडर अगर आप कर रहे हो सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा अभी इतना फिजिबल ये आपको हैंड नहीं मिलता है। तो प्रैक्टिकल चीज़ें जितना आप, मैंने बोला ना कि आप जितना प्रैक्टिकल चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, उतना ही डिफिकल्ट होता है कॉलेजेस को ये इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ये एक बच्चे के लिए नहीं करना है, उनको पूरा स्टाफ Staff भी भी चाहिए उसके लिए। स्टाफ को हर 6 महीने में ट्रेन करना, दैट इज अगेन द बिग कॉस्ट। तो एजुकेशन का कॉस्ट ही इतना हाई जाएगा कि बच्चे पढ़ना ही पसंद नहीं करेंगे, फिर वो भी एक चीज़ है। तो कॉस्ट भी कम रखनी है इंडियन मार्केट के हिसाब से, और एजुकेशन भी उस लेवल का करना है, तो वो हेल्पिंग हैंड की वजह से ही हो सकता है पॉसिबल, रादर देन वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो एंटिटी रहेगी एज इन गवर्नमेंट एंटिटी, लेकिन वो उसके लिए हेल्पिंग हैंड होना चाहिए एक प्राइवेट सेक्टर का, तभी जाके इसका एक रियल इम्पैक्ट नजर आएगा। तो ऐसे कोई एग्जिस्टिंग और एंटिटीज है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हेल्प करते हैं? नहीं, अभी तो हमारे हिसाब से बहुत सारी कंपनीज का टाइप है, इनके साथ यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप होता है, बहुत सारे एमएनसीज का टाइप होता है, बहुत सारे सीएसआर फंड्स आते हैं, उनके पास भी आते हैं कि बाबा बच्चों को ट्रेन करो, या फिर एजुकेशन सेक्टर में ट्रेन किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें होती है। बट इसमें ना एक बात गौर करने वाली बात ये है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व थरोली कोई नहीं कर पा रहा है, तो थरोली इसीलिए तो रिजल्ट नहीं दिख रहा है। वो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट सेल्स है, तो उस कॉलेज में प्लेसमेंट सेल्स होंगी, वहाँ पे सारा सब कुछ होगा, रिकॉर्ड्स होंगे, सारी चीज़ें होती है। लेकिन कॉलेज आता है तो वो बोलता है कि यार हमें तो इस स्किल का बंदा चाहिए, आपके पास है? कॉलेज के पास तो नहीं होता है। वो स्पेसिफिकेशन वाला जो चीज़ है, इसकी वजह से अभी हायरिंग का रेट है वो ड्रॉप हो रहा है। मतलब जितने भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका भी रेट ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो अलग चल रहा है, और कंपनीज को जो चाहिए वो अलग चीज़ है। तो इससे अच्छा ये है कि कंपनी के डिमांड के हिसाब से वहाँ पे एक कोर्स क्यूरेट करो, और वो थ्रू आउट द ईयर वो सीखेगा और बाद में प्लेस हो जाएगा। वो एक चीज़ है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है ये। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स है, वो कॉन्क्रीट नहीं है। बहुत सारे लूप होल्स की वजह से वो भी मॉडल सस्टेन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अभी लोग कर रहे हैं लेकिन नहीं होता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई इन हाउस कर रहा है और अच्छे मोटिव से कर रहा है, तो ही वो, अगर अच्छा विजन है या मोटिव है उस पीछे करने के पीछे, तो ही वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, रादर देन वो नहीं हो सकता है। इंडिया में तो अभी तक कोई नहीं कर रहा है, और हम इसे करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये करने वाले हैं बाय एनी मीन्स। कितना? हाँ। तो और जो बच्चे ऑलरेडी प्लेस्ड है, मतलब जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, अभी एग्जिस्टिंग जॉब्स है उनके पास में, ऐसा जो क्राउड है, उनको कितना टाइम टू टाइम अपने को चेंज करना पड़ेगा? वो 4 महीने में उनको अपग्रेड करना चाहिए खुद का स्किल्स। अभी कंपनी में एक मॉड्यूल होता है, कॉर्पोरेट में ये हर जगह पे दिया जाता है कि आप ये वाले कोर्सेज कंप्लीट करो, 5 कोर्सेज ये आप कंप्लीट करो थ्रू आउट द 4 मंथ। उनको ड्यूरेशन दिया जाता है कि 4 महीने में आपको ये कंप्लीट करके सबमिट करना है सर्टिफिकेशन, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड। तो वो चीज़ अभी कंपनीज अप्लाई करती है, क्योंकि उनको भी स्किल्स वाले एम्प्लॉयज चाहिए, अपडेटेड अपडेटेड स्किल्स वाले चाहिए। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 4 महीने में हमारे जो स्किल्स है वो अपग्रेड करने चाहिए बच्चों को। जो भी प्रोफेशनल्स है वो भी अभी कोर्सेज करते हैं। बहुत सारे हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हमें एआई में ग्रो करना है, एआई में फ्यूचर करना है, या ट्रांसफॉर्म करना है हमारा करियर। हम अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट में हैं, हम डेटा साइंस में जा सकते हैं क्या, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कैसी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वो सीखते हैं बाय द, मतलब वो जॉब कर ही रहे हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ ये भी चेंज कर रहे हैं, हाँ पैरेलली वो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो वाले लोगों की सैलरीज रिस्पेक्टिवली हायर है, जो अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। जो अपग्रेड कर रहे हैं उनकी सैलरीज भी 30 लाख 50 लाख पर एनम है, 1 CR के भी अबो है, 2 CR तक भी जाती है। एक अभी आपको पता होगा ओपन एआई की जो इंजीनियर है, उनको कितने बिलियन डॉलर्स देके उन्होंने वहाँ पे हायर किया है। सो वो चीज़ें है, तो यहाँ पे मार्केट में उसकी डिमांड है एक्चुअल में। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, आप
उतना स्किल्स अपग्रेड कर लो, उतना अपने आपको कैपेबल बनाओ, और आपका फ्यूचर एब्सोल्युटली सिक्योर, हाँ सिक्योर ही रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। मतलब आपको कुछ भी करो, आपको एज एन इंजीनियर आपको हर 4 महीना में अपग्रेड करना ही पड़ेगा, बीट एनी ब्रांच। वो चीज तो होती है मतलब इंजीनियरिंग के, इसमें होता ही है। और ये एमबीबीएस में भी ये होता है, इम्प्लीमेंट होता है, धीरे धीरे हो रही है, बट उसके ऊपर बहुत अपने को मतलब डिपेंडेंट नहीं है अभी तक, डिपेंडेंट नहीं है, ह्यूमन डिपेंडेंसी ज्यादा है कंपैरेटिवली। करेक्ट। लेकिन वो भी केसेस जैसे जैसे आगे आएंगे, हाँ। जैसे जैसे न्यू केसेस आएंगे, उसका भी आगे। एमबीबीएस में या डॉक्टर और पेशेंट का जो होता है वो एक कहीं ना कहीं वो एम्पैथी वाला फैक्टर जो है Correct. वो मिसिंग हो जाता है, इसीलिए शायद वो मशीन पे ह्यूमन ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा। करेक्ट, वो वहां पे रहेगा, ह्यूमन मिडलवेयर वहां पे एक रहेगी, वो मिडल में एक ह्यूमन रहेगा और फिर वो रोबोट होगा, लेकिन वो गाइड बीच में वो रहेगा, ब्रिज रहेगा, तो उसके सिवा नहीं हो सकता है। बट इंजीनियरिंग में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ अडेप्टेशन, हाँ सब कुछ ऑटोमेशन में आ सकता है, सब कुछ ऑटोमेशन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वहां पे चीजें जो है वहां पे रिलाई करेगी ह्यूमंस पे। 100% ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है वहां पे भी। तो रोबोट्स को कौन मैनेज करेगा, अपग्रेड कौन करेगा, उसके लिए भी लोग रहेंगे। उनके रूल्स कौन डिसाइड करेगा कि एआई को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके रूल्स डिसाइड करने के लिए भी ह्यूमन रहेगा। तो वो वाले स्किल्स जो आज सीखेगा, आज से ही जो 12th वाला बच्चा आज से काम करेगा, वो आगे जाके वो सारी चीजें अपने आप उसको मिल जाएगी। तो आपके यहाँ पे मान लीजिए कोई बच्चा कहीं और जगह से इंजीनियरिंग कर रहा है, ये सीएस रिलेटेड सब्जेक्ट्स छोड़ के सिविल कर रहा है, मैकेनिकल कर रहा है, जो भी है, तो क्या ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ है आपके पास मतलब प्रोग्राम्स? उसके लिए भी हम एक प्रोग्राम अभी लॉन्च कर रहे हैं कि आप कौन सी भी डिग्री के हो, अभी हमारा ये मोटिव है कि पूरे इंडिया में सबको एआई सिखाना है। तो आप कोई भी डिग्री हो आपकी, आपको हम एआई का सब कुछ नॉलेज देंगे। मतलब जो भी डिग्री कर रहे हैं, अभी के लिए हमने वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए किया है। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है और सेकेंड ईयर, क्योंकि हमें भी आपको जो स्किल्स देनी है ना, उसके लिए भी टाइम लगेगा। मतलब इतना रैपिडली आपको भी ग्रास्प नहीं होगा वो सारी चीज़ें। तो अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, हम थ्रू आउट द पैन इंडिया हम सारे कॉलेज के साथ टाइप करने वाले हैं सारी इस चीज़ के लिए कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल करेंगे, और बीट एनी ब्रांच, वो बीए हो, बीएससी हो, वो इंजीनियरिंग छोड़ के भी कोई भी फैकल्टी हो, डॉक्टर हो, एमबीबीएस, एमए, मतलब जो भी चीज़ है, जितना भी है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए। उसको हम उसके ही डिपार्टमेंट का जो जिसका वो इंटरेस्ट है, सपोज उसका बायोलॉजी का उसको इंटरेस्ट है, या केमिस्ट्री का इंटरेस्ट है, या फिजिक्स का इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से उसको सारी चीज़ें सिखाएंगे थ्रू आउट, मतलब यूजिंग एआई। तो एआई का यूज करके उसको बनाएंगे और उसको प्लेसमेंट भी देंगे, 100% उसका भी सेम ही रहेगा। अगर नई जॉब लगता है तो भाई आपकी फीस आप वापस ले लो, लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमने कर दिया है। तो वो अभी पैन इंडिया जाएगा हमारा, सारे इंडिया। ओके, मतलब ब्रांच कोई भी सिलेक्ट करो, बस अपने आप को अपडेटेड रखो विद द चेंजेस। करेक्ट, वो चेंजेस। हाँ सर, मतलब जैसे अभी इतना सब तो समझ में आया कि स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बीट एनी ब्रांच, और जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो जो है कोई भी आपको कंपनी ये नहीं देगी। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं आज की डेट में, और अगर हम 2026 की बात कर रहे हैं और बच्चा अभी इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने जा रहा है, बिकॉज ये एडमिशन का ही टाइम है, तो उसको अपने लिए कोई कॉलेज जब चूज करना है तो वो क्या किस बेसिस पे करे, क्या रखे वो अपने दिमाग में, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फैक्टर्स? करेक्ट, ये एब्सोल्युटली बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। ये ना हर एक पेरेंट के दिमाग में अभी यही चल रहा है कि हमारा बच्चा जो है वो आईआईटी में जाना चाहिए, उनका ये फर्स्ट प्रायोरिटी। इसीलिए सारे जेडब्ल्यू के क्लासेस आप देखते हो सारे भरे पड़े हैं, तो वो सबको प्रिपेयर करना है आईआईटी के लिए। लेकिन हर क्लास का सर रेशियो रिजल्ट का कुछ होता नहीं होता हार्डली। हाँ करेक्ट, तो वो नहीं, ये आईआईटी का एक मिथ है
कि आईआईटी करोगे तो वो तो ही आपका कुछ हो पाएगा। अब ऐसा है कि आईआईटी का एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है कि 40% ऑफ आईआईटियंस आर अनएम्प्लॉयड। ये अभी का जो डेटा है रिसेंट वाला, इसकी बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा बना बनाया डेटा नहीं है, वो मार्केट में अवेलेबल है, सब स्टैटिस्टिकल जो जिन्होंने सारी रिसोर्सेज से लेके वो बनाया है। ठीक है, हम लोग वो लिंक भी जो है नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकते हैं। यस यस। तो वो सारी चीजें है। तो अब आईआईटीज में भी क्या होता है ना, बच्चा खुद से, वहाँ पे एक कल्चर है। कल्चर क्या है कि वहाँ पे बच्चा अपने आप से स्किल्स सीखता है, सारी चीजें अपने आप से करता है, उसको वो एक इन्वायरमेंट मिलता है, क्योंकि वहाँ की जो एलुमनाई है आईआईटीज की, वो सारे सब कुछ सारे लोग बिग 4 कंपनीज में है, और सारे लोग या तो स्टार्टअप बना रहे हैं, या तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, या तो प्लेस हुए अच्छे पोजीशंस पे। तो वो वाला एक बेंचमार्क है उनका। तो इस उनको देख के इनको मोटिवेशन आता है वहाँ पे, या वहाँ पे एक कल्चर है, वहाँ से वो अपब्रिंगिंग चालू होता है। तो वही चीज़ जो है हर एक कॉलेज ने करनी चाहिए। ये तो वहाँ पे थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा फोकस रहता है, वो चीज़ें होती है। अब बच्चों को अगर हैंडफुल ऑफ कॉलेज छोड़ के, जैसे 10-15 कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के जो टॉप नॉच है, वो अच्छा कर रहे हैं और वो करते भी आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस है रादर देन थ्योरेटिकल। तो वो कॉलेजेस है, लेकिन वो हैंडफुल ऑफ कॉलेजेस है, सब लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। सबकी प्रॉब्लम वही है कि अगर बच्चों को प्लेसमेंट लगाना है या कि कॉलेज चूज करना है, तो प्लेसमेंट एक क्राइटेरिया हो गया, प्लेसमेंट देखनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में प्लेसमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना दे के, गधा रैट रेस उसको ना बना के, खुद का उसको कुछ एक्सप्लोर करने का चांस देना चाहिए हर एक बच्चे को। तो वो खुद का एक स्टार्टअप इनोवेशन का ऐसा कुछ वहाँ पे चल रहा है क्या, वो देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉलेज में। स्टार्टअप को वहाँ पे बूस्ट मिलता है क्या, क्या वहाँ पे जो एलुमनाई उनकी जहाँ पे काम करती है, वहाँ पे आके वो इन्वेस्ट करते हैं क्या। जैसे आईआईटीज में जो जितने भी आईआईटीज है, वहाँ पे उन्होंने एमएनसीज में काम करते हैं, कंपनीज बनाई, एंटरप्रेन्योर्स है, वहाँ पे आके वो उन बच्चों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ पे है एक्चुअल में। वो वाली चीज़ें अगर कोई भी कॉलेज कर रहा है, तो एब्सोल्युटली वहाँ पे वो चीज़ देखनी चाहिए कि मेरे बच्चे का फ्यूचर वहाँ पे ब्राइट होगा। तो वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। फैकल्टी जो है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फैकल्टी की बात मानोगे, अगर एमएनसी में जो काम कर रहा है 1 लाख का बंदा, अगर उसको 1 लाख पर मंथ का जो पेमेंट है, वो अगर वहाँ पे टीचिंग करने नहीं जा सकता है, कि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है कि उसको अगर एमएनसीज में या कॉर्पोरेट में 1 लाख रुपीज मिल रहा है, 1 लाख रुपीज का सैलरी मिल रहा है, तो यहाँ पे वो कॉलेज में आके वहाँ पे सिखाएगा क्या? 70,000 में, 80,000 में, 50,000 पर मंथ में वो सैलरी लेके वहाँ पे वो सिखाएगा क्या? अगर नहीं सिखा सकते तो वो, क्योंकि उसकी जो स्किल्स है, जो फैकल्टी रहती है, अनयूटिलाइज्ड हो जाता हाँ, तो वो सारी चीजें होती हैं। वो भी फैकल्टी देखना एक क्राइटेरिया होता है कि फैकल्टी देखो, एक उनका जो प्लेसमेंट क्राइटेरिया है वो देखो, क्योंकि क्राइटेरिया देखना भी मैंडेटरी है। वो बोलते हैं कि हाँ 100% असिस्टेंस है, असिस्टेंस इज द वर्ड। वो 100% असिस्टेंस का जो वर्ड है ना, वो बहुत हार्मफुल है, बच्चों को वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। असिस्टेंस मतलब वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे, है। हाँ। ट्रैप है, वो गाइड करेंगे, वो आपको लगवाएंगे नहीं। वो ये मेक श्योर करना कि, और उसमें भी क्लॉजेस होते हैं कि 70% अटेंडेंस होगी तो ही आप प्लेस हो जाओगे, या 90% अटेंडेंस होनी चाहिए तो ही आप प्लेस हो जाओगे। ये ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है। तो इससे बाहर निकलो, चेक करो, उनसे हैंड रिटन ले लो कि भाई मुझे इतना इतना मिनिमम पैकेज मिलेगा, तो ही आप वहां पे जाओ। अगर ये कोई नहीं दे रहा है ना, तो आप कभी मत जाओ, मैं तो ये बोलूंगा। तो आप घर बैठे बैठे ही आप कुछ अपना खुद का वो इन्वेस्ट करो, मनी, वो टाइम मनी जो भी है वो आप खुद में इन्वेस्ट करो, आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ में, रादर देन डूइंग दैट। तो वो चीज़ है। और अगर ये कोई कर रहा है, हम वो कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम वो एश्योरिटी देते हैं। हम असिस्टेंस नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं 100% प्लेसमेंट, मिनिमम पैकेज 4 लाख, अगर मैक्सिमम 35 to 40 लाख, वो जितना चाहे, वो बच्चे के स्किल के दिमाग के ऊपर है, वो अपना अपना ले सकता है। वो चीज़ हैंड रिटन में ले लो। बीट अगर उसने ये भी बोलते कि अगर उसका अगर कुछ मान लो कि मेरा परसेंटेज इतना नहीं आया, तो परसेंटेज के ऊपर भी उसको प्लेसमेंट नहीं दी जाती है, बैठने ही नहीं। सीजीपीए इतना होना हाँ, चाहिए। सीजीपीए इतना होना चाहिए। तो ये सीजीपीए का क्या सीन है, वो भी चेक कर लो एक बार, वो चीजें पैरामीटर में डाल लो। पेरेंट्स लोग जो भी सुन रहे हैं, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है इस चीज में, वो चीजें चेक करना एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और यही फैक्टर्स है कि आपको
जो इन्वेस्टमेंट दे रहे हो ROI, जैसे बोला कि जितना इन्वेस्ट कर रहे उतना उसमें से रिटर्न आ रहा है कि नहीं, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। और वो चेक करके ही आप कॉलेज चूज़ करो, रादर देन कोई कॉलेज फिर ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो लगता है। तो ये तो बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसे लगता है कि स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या अच्छा है से ज्यादा कि सबसे बुरा कौन है, हाँ, वो जा सकते हैं। इस पे डिसीजन ले लेते हैं। तो वो एक थोड़ा मुझे मतलब फैक्टर है कि हाँ ठीक है, अभी जो एग्जिस्टिंग है उसमें से ये सही है। हाँ, वो होता है कि इसको ये क्या होता है ना, मार्केट में अभी जो बात करता है उससे ज़्यादा मतलब जितना माउथ पब्लिसिटी होता है कि अरे नहीं इसने यहाँ से किया था, इसने वहाँ से किया था। मैं ये चीज़ सबको बोलना चाहता हूँ, जो भी ग्रेजुएट्स हुए वो ऑनेस्टली बताएं कि क्या आपको लगता है कि आपका कॉलेज सही है। जो भी प्लस मतलब जितने भी पास आउट हुए हैं ना, उनको पता है कि उनकी हालत क्या है अभी 4th ईयर में जाके, क्योंकि वो कोई लोग ना क्योंकि बताता नहीं है, ये चीज़ बताते नहीं। जो भी ग्रेजुएट्स है ना, वो पेरेंट्स को भी नहीं बताते, क्योंकि उनको लगता है कि अरे मैंने इतना इंजीनियरिंग कर लिया, अभी पेरेंट्स भी प्रेशर है कि कहाँ पे जॉब करेगा, तो वो पेरेंट्स को भी नहीं बताते, ना ही किसी और को बताते। वो अपने आपस में ही डिस्कशन चलता है कि यार कॉलेज में तो कुछ नहीं दिया, अब क्या करें, 4th ईयर तो हो गया कंप्लीट, अब ग्रेजुएशन डिग्री तो आ चुकी है, अब क्या करें, अब कुछ पता नहीं, अब ब्लैंक है। तो फिर जाएंगे किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग करेंगे, फिर आगे फिर वो प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर बोलेंगे अरे मुझे ये स्किल सीखना है, इसके लिए मुझे कोचिंग करना है, तो ये स्किल सीखूंगा, यहाँ पे जाऊंगा। तो फिर 4 साल क्या किया, वो चीज़ है ना कि 4 साल आपने क्या सीखा। फिर वो चीज़ है कि हर एक कॉलेज में वैसा सीन है। और हैंडफुल ऑफ, जैसे मैंने बोला, हैंडफुल ऑफ कॉलेजेस है, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो बच्चों को राइट डायरेक्शन में गाइड करते हैं। उनके पास वो चीज़ें होती है, वो पहले से ही बताते हैं कि आप लोग ये स्किल सीखो, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये मैंडेटरी है, आगे जाके आपका ही फ्यूचर ब्राइट होगा। तो वो प्रोविजन हैंडफुल ऑफ कॉलेजेस करते हैं। लेकिन वो कॉलेज में जाना भी अगेन एक टीडियस टास्क है। 99 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती है। तो मतलब ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि 12th में जो बच्चा अभी जिसने 12th में एंजॉयमेंट किया, उसके 60-70% है, वो बच्चा आगे जाके उस कॉलेज में नहीं गया मतलब वो लाइफ में खराबी करेगा, ऐसा नहीं है। वो आगे जाके वो सीख भी सकता है। वी डोंट नो कि वो क्या कर सकता है। पोटेंशियल हर इंसान में होता है, तो वो पोटेंशियल अप करना वो कॉलेज का काम होता है। अगर वो कॉलेज नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉलेज फेलियर, नॉट कि स्टूडेंट का फेलियर है। हाँ, वो चीज़ समझनी बहुत जरूरी है। तो लेकिन बच्चे को इन शॉर्ट फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करनी चाहिए अपने प्लेसमेंट के लिए, ना कि 4th ईयर में आके सोचे कि क्या करना चाहिए। करेक्ट। सर, हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द जो क्वेरीज होते हैं एज अ स्टूडेंट के, जो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, उसको तो मुझे लगता है हम लोगों ने काफी हद तक रिजॉल्व किया ही है। करेक्ट। लास्ट में एक रैपिड फायर का राउंड ले लेते हैं, राइट? आई लव इट। यस। रेडी? यस। इंजीनियरिंग एक वर्ड में। आर्ट। हर इंजीनियर को एक स्किल जरूर आना चाहिए। इनोवेशन। ओके। सीजीपीए या स्किल्स? स्किल्स। कोडिंग या कम्युनिकेशन? बोथ। ओके। स्टार्टअप या जॉब? स्टार्टअप। आईआईटी या सेल्फ लर्निंग? आईआईटी। ओके। इंजीनियरिंग का एक मिथ जो आप हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं? इंजीनियरिंग का एक मिथ, इंजीनियरिंग इज डेड। ओके। हर साल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कौन सी एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए? कम्युनिकेशन और एआई का मिक्स। ओके। पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस? बच्चों का फ्यूचर अगर देख रहे हो तो थोड़ा अच्छे से देखो, अच्छे काउंसलर से मिलो और चीज़ें हो जाएंगी। ओके। इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक लाइफ लेसन? लाइफ लेसन एज इन कुछ नहीं, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं ये चीज़ें। इनोवेट करो, जो जमता है वो करो, और बस वही है। लाइफ तो चलती रहेगी, तो काम तो कहीं पे भी करना है, तो जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ पे करो और चीज़ें आसान हो जाएगी। ओके सर, आज का तो डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। इंजीनियरिंग के ऐसी सारी बातें जो मैंने भी कभी पढ़ी नहीं थी, वो भी मुझे सुनने को मिली। हो सकता है कि आज के डिस्कशन में कि कोई चीज़ें हैं जो मैं बच्चों को काउंसलिंग करते समय कुछ यूज़ कर पाऊंगी, सो दैट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल। और मुझे लगता नहीं है कि आपके साथ इतना जल्दी डिस्कशन कोई ख़त्म हो सकता है। सो
स्पेसिफिकली अगर स्टूडेंट्स का कुछ होगा कोई नया डिमांड, तो हम लोग फिर एक बार साथ Yes, yes, absolutely. I'll डिस्कशन be करेंगे। ready to. ओके, एक नए टॉपिक Yes, के yes, ऊपर। absolutely. आज मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए जो क्वेरीज होते Queries. हैं वो हम लोगों ने बहुत हद तक रिजॉल्व कर दी Correct. हैं। Correct. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। और अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या आयसा के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा और जानना चाहेंगे, तो आपको पता है कि हमको कहाँ कॉल करना है। आपके लिए हमेशा तैयार है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।